भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं के सवालों के जवाब दे रहे थे, मगर संवाद मुस्लिम समाज से कर रहे थे। ये मोदी की मुसलमानों से डायरेक्ट बातचीत थी, जिसमें उन्होंने समझाया कि सच क्या है और अफवाह क्या है। मौलाना ब्रिगेड से लेकर मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी करने वालों को पीएम मोदी ने एक साथ एक्सपोज कर दिया। ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। मोदी ने मुसलमानों से साफ साफ कहा कि जो भड़काते हैं उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। इसलिए 3 तलाक से लेकर समान नागरिक संहिता और पसमानदा मुसलमान तक हर मुद्दे पर फैलाए जा रहे भ्रम को पीएम मोदी ने दूर कर दिया। पीएम ने मुस्लिम बेटियों और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को तर्क के साथ सामने रखा। मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। पीएम मोदी कोई बात कहते हैं तो उसकी वजह होती है और उनकी बातों में तर्क भी होता है। 3 तलाक के कानून पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस्लामिक देशों के उदाहरण के साथ समझाया कि इस कानून का मजहब से कोई संबंध नहीं। इसलिए मिस्र, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कतर, जॉर्डन, सीरिया और बांग्लादेश जैसे मुस्लिम बाहुल देशों में भी 3 तलाक जैसा कोई कानून अस्तित्व में नहीं। दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बाहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया, हमसे 90 साल पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्लामिक देशों का नाम इसलिए लिया क्योंकि 3 तलाक का विरोध करने वालों ने कभी नहीं बताया कि कहां-कहां इस प्रथा को बंद किया जा चुका है। अब ओवैसी को ही देख लीजिए। बात बात पर पीएम मोदी से सवाल पूछने वाले ओवैसी इस बार भी मैदान में कूद पड़े। लंबे चौड़े ट्वीट के साथ असदुद्दीन ओवैसी का तर्क छलक आया। विरोध का बहाना नहीं मिला तो लिंचिंग का मुद्दा ले आए। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे हैं। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे
और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपकने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले, नंबर 1। कर सकते क्या आप? उनका मकसद वही है। और एक क्या है कि मकसद क्या है कि टारगेट करो भारत के मुसलमानों को, उनको ह्यूमिलेट करो। देश में 24 के चुनाव का माहौल है। विपक्ष हर वो पैतरा आजमा रहा है जिससे मोदी को रोकने की कोशिश की जा सके। इसके लिए एंटी मोदी मोर्चा तैयार किया जा रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जो मुसलमानों के भरोसे बैठे हैं, मगर मोदी कैरिज्मे के आगे सब फेल हैं, क्योंकि मोदी को हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है और इसमें मुसलमानों का बढ़ता ग्राफ भी शामिल है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 9% मुसलमानों का वोट मिला था। 2019 में यह आंकड़ा 9% पर बरकरार रहा और 2014 के बाद से लगभग हर राज्य में बीजेपी का मुस्लिम जनाधार बढ़ता जा रहा है। 2018 में राजस्थान में बीजेपी को 18% मुसलमानों ने वोट दिया था, जबकि मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 15% के आसपास था। 2022 में हुए यूपी चुनाव में 8% मुस्लिम बीजेपी के साथ जुड़े। यही वो वोट है जो मोदी की ताकत बनता जा रहा है। मोदी जानते हैं कि 2024 के चुनाव में यही वोट उन्हें बड़ी जीत दिलाएगा। कि जो हमारे पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। मोदी और पसमानदा मुसलमानों के बीच बढ़ती नजदीकियां इसलिए भी अहम है क्योंकि यही वो वर्ग है जिनका सबसे ज्यादा शोषण किया जाता रहा है। 2014 से पहले पसमानदा को सिर्फ सियासी वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश नहीं की गई। देश में 14% मुसलमानों का 80% हिस्सा है पसमानदा मुसलमान। इनमें दलित, पिछड़े और आदिवासी मुस्लिम समुदाय आते हैं। समाज में हाशिए पर रहे इस पसमानदा समाज को अब मोदी का साथ मिला है। इसलिए कभी मोदी मित्र प्रोग्राम तो कभी पसमानदा सम्मेलन चलाया जा रहा है। पीएम ये बात अच्छी तरह जानते हैं, इनका विकास होगा तो बीजेपी का भी विकास होगा, यानी बीजेपी का मुस्लिम ग्राफ बढ़ेगा। बीजेपी के कार्यकर्ता जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुसलमान की राजनीति खत्म कर दी है और आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 38% मुस्लिम वोट मिला था, जो 2019 के चुनाव में 33% के आसपास था। यानी जो बात मोदी भोपाल से कह रहे थे, वही बात मुसलमान भी बता रहे हैं कि वो अब वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होने से रहे। और मोदी अच्छे इंसान है, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, सबके लिए अच्छा काम किया उन्होंने। ठीक है, क्या फायदा मिला है? कौन कौन सी योजनाओं का फायदा मिल रहा है? सभी का मिला, सभी योजनाओं का फायदा मिला, महिलाओं को, बच्चों को, सबको मिला। ठीक है, क्या करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्यों पसंद है लोगों को? वो अच्छा कार्य कर रहे हैं जनता के लिए, सारी महिलाओं के लिए। सबसे बड़ी बात तो महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, सबको सपोर्ट करते हैं। आंकड़ों का यही डर 2024 के चुनाव में पार्टियों को सता रहा है। इसलिए बीजेपी और मुसलमानों की बढ़ती करीबी कुछ विरोधियों को हजम नहीं हो रही। उनके एजेंडे एक एक कर फेल हो रहे हैं। यूपी के संभल की ये तस्वीर देख लीजिए। 17 जून को मस्जिद के अंदर 2 मुस्लिम पक्षों में झगड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि इलाके के कई मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था, जिस पर समाजवादी पार्टी का समर्थन करने वाले मुसलमानों ने मस्जिद में बवाल मचा दिया। पहले तो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने से रोका और फिर दुकान के किराए का बहाना बनाकर सड़क पर झगड़ा शुरू कर दिया। ऐसे ही कई और मौलाना हैं जो मोदी का नाम लेकर मुसलमानों को भड़काने के मिशन पर लगे हैं। हालांकि अब उन्हें डर सता रहा है कि उनकी दुकान कैसे चलेगी।
मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कॉमन सिविल हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। और कॉमन सिविल इसलिए नहीं चलेगा कि अलग अलग रिलीजियस लोग हैं, अलग अलग मानने वाले लोग हैं, और आज़ादी की लड़ाई इस देश के लिए सबने लड़ी है और सबको ये फ्रीडम मिला था। और उस फ्रीडम पर अगर कोई हमला करेगा तो निश्चित रूप से जिस तरह आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ी थी, उसी तरह गांधीवादी तरीके से लड़ाई इनसे लड़ी जाएगी। ये वो लोग हैं जो बेचैन हो रहे हैं, ये वही लोग हैं फिर निकल पड़े हैं गुमराह करने, क्योंकि अब इनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास कार्य हुए हैं, जिस तरह से सुशासन और गरीब कल्याण योजना के तहत तमाम दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को आच्छादित करने का काम किया है, योजनाओं में सारी योजनाएं बगैर भेदभाव के मिली हैं। तो इसलिए ये वो लोग हैं जो बेचैन हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 24 में फिर से आएगी तो उसके बाद तो इनकी दुकानें जो थोड़ा बहुत शटर इनके रहे हुए बाकी गए हैं वो भी बंद हो जाएंगी। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर पीएम मोदी ने जिस शालीनता के साथ तर्क रखे, उसे लेकर हाल ही में लॉ कमीशन ने देश के नागरिकों से लिखित सुझाव मांगे हैं। 15 जुलाई के बाद इन सुझाव पर ड्राफ्ट तैयार होगा और फिर उस ओर कदम बढ़ाए जाएंगे जो मोदी विरोधियों के लिए बहुत शॉकिंग रहने वाला है। माना जा रहा है कि शादी, तलाक, वारिस, बच्चा गोद लेने, जमीन और संपत्ति के बंटवारे को यूसीसी के जरिए टारगेट किया जाएगा। कोशिश यही है कि 2024 के चुनाव से पहले इसे संसद से पास करा दिया जाए, जिसके बाद धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग